इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां तलवार की धार से लिखी जाती हैं और कुछ खजाने की खनक से। आज हम एक ऐसी ही सल्तनत की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों तक हिंदुस्तान के दिल पर हुकूमत की। नाम था दिल्ली सल्तनत। कभी सोचा है एक पूरी सल्तनत पर राज करने के लिए असल में चाहिए क्या? क्या सिर्फ एक शानदार ताज और एक ऊंचा तख्त काफी होता है, या फिर असली ताकत किसी और ही चीज से आती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी बेमिसाल हुकूमत की बुनियाद आखिर किन चीजों पर रखी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक शख्स की जिसके इर्द गिर्द पूरी सल्तनत घूमती थी, सुल्तान। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, नहीं, उसे तो जमीन पर खुदा की परछाई माना जाता था। मतलब उसकी कही हर बात कानून थी और उसकी मर्जी मानो खुदा की मर्जी हो। और इस जबरदस्त ताकत का ऐलान हर हफ्ते हर जुमे को होता था, खुतबे की शक्ल में। हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में बाकायदा सुल्तान का नाम पढ़ा जाता था। अब ये कोई मामूली रस्म नहीं थी, ये हर एक को बार बार याद दिलाने का तरीका था कि उनका हाकिम, उनका हुक्मरान कौन है, सियासी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी। दरबार में सुल्तान से मिलने के तरीके भी बड़े अलग थे। सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों के बल सिर झुकाना, और पाईबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। ये सिर्फ नमस्ते या आदाब कहने के तरीके नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी हैसियत को पूरी तरह से सुल्तान के सामने शून्य कर देने की रस्में थीं। गयासुद्दीन बलबन जैसे सुल्तानों ने इन्हें इसलिए लागू किया ताकि दरबार में कोई ये भूल न जाए कि वो किसी आम इंसान के सामने नहीं बल्कि एक दैवीय ताकत के सामने झुका है। जरा सोचिए उस दरबार का मंजर। वो सिर्फ सियासत का अखाड़ा नहीं था, वो ताकत के खुले प्रदर्शन का एक स्टेज था। वहां की हर एक रस्म, हर एक इशारा बस सुल्तान की बेहिसाब ताकत की गवाही देता था। लेकिन देखिए, सिर्फ रस्मों और रुतबे से इतनी बड़ी सल्तनत कायम नहीं रह सकती, है ना? इस ताजो तख्त की असली हिफाजत तो फौज की ताकत और तलवार की धार ही करती थी। सल्तनत की नज़र में दुनिया सीधी सीधी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था दारुल इस्लाम, यानी वो जमीन जहां इस्लाम की हुकूमत थी, और दूसरी तरफ था दारुल हर्ब, जिसका मतलब था जंग की जमीन। ये वो इलाके थे जिन्हें जीतकर दारुल इस्लाम का हिस्सा बनाना उनका मजहबी और सियासी दोनों फर्ज समझा जाता था, और यही सोच उनकी फौजी मुहिमों को ताकत देती थी। और इस जंग को लड़ने वाले सिपाही को एक बहुत खास दर्जा दिया जाता था, गाजी। गाजी का मतलब था वो बहादुर जिसने दीन के लिए, धर्म के लिए जंग लड़ी हो। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि ये वो सबसे बड़ा सम्मान था जिसे पाने के लिए हर सिपाही अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहता था। लेकिन ये मत सोचिए कि सल्तनत की फौज सिर्फ बहादुर सिपाहियों के दम पर लड़ती थी। नहीं, उनके पास उस जमाने की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी थी। मिसाल के तौर पर अरादा और मंजनीक जैसी विशाल मशीनें। ये मशीनें बड़े बड़े पत्थर और आग के गोले फेंककर मजबूत से मजबूत किले की दीवारों को भी मलबे का ढेर बना सकती थीं। अच्छा, एक विशाल फौज, लगातार चलने वाली जंगें। सवाल ये है कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो जवाब है जमीन से। सल्तनत की ताकत का असली इंजन था उसका आर्थिक ढांचा, जो जमीन और उसे आने वाले खजाने पर टिका था। इस पूरे सिस्टम की जो नींव थी वो थी इक्ता प्रणाली। अब ये इक्ता था क्या? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप इसे एक तरह की जमींदारी समझ सकते हैं, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। ये जमीन सुल्तान अपने सबसे भरोसेमंद कमांडरों को उनकी सेवाओं के बदले में देता था। ये सिस्टम बड़ा ही जबरदस्त था। देखिए, होता यह था कि सुल्तान अपने एक अमीर, जिसे मुक्ता भी कहते थे, उसको एक इलाका या इक्ता सौंप देता था। अब मुक्ता की जिम्मेदारी थी कि वो वहां से टैक्स या लगान वसूले, अपना और प्रशासन का खर्च चलाए, और बचे हुए पैसों से सुल्तान के लिए एक तय संख्या में सैनिक और घोड़े हर वक्त तैयार रखे। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, वो मुक्ता उस जमीन का मालिक नहीं बनता था। वो सिर्फ टैक्स वसूलने और फौज संभालने का काम करता था। और अगर टैक्स वसूलने के बाद कोई पैसा बच जाता था, जिसे फवाजिल कहते थे, तो उसे सीधा सुल्तान के खजाने में जमा कराना पड़ता था। इस तरीके से सुल्तान का अपने सबसे ताकतवर अमीरों पर भी पूरा कंट्रोल बना रहता था। और हाँ, ये लगान की वसूली कोई अंदाजे पर नहीं होती थी। सल्तनत ने मसाहत नाम का एक सिस्टम अपनाया था, जिसमें खेती की जमीन को बाकायदा नापा जाता था। इसी नाप चोक के आधार पर तय होता था कि किस जमीन से कितना टैक्स वसूलना है। ये उनके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन का एक जीता जागता सबूत है। तो एक तरफ सुल्तान की ताकत थी, फौज की तलवार थी और खजाने की खनक थी, तो दूसरी तरफ थी सल्तनत की आम जनता, उसका समाज और लोगों का अपना अपना ईमान। चलिए अब उस दुनिया में झांक कर देखते हैं।
सल्तनत का समाज कई जरूरी हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर थे उलेमा यानी इस्लामी विद्वान, जिनका दरबार और समाज दोनों में बड़ा रुतबा था। फिर आते थे काजी, जो इस्लामी कानून के हिसाब से इंसाफ करते थे। सल्तनत में रहने वाली गैर मुस्लिम प्रजा को जिम्मी कहा जाता था। वो जजिया नाम का एक टैक्स देकर पूरी सुरक्षा और अपने धर्म को मानने की आज़ादी के साथ रहते थे। और इन सब के बीच थीं सूफी संतों की खानकाहें। ये वो जगह थीं जो मजहब से ऊपर उठकर अमन और इंसानियत का पैगाम देती थीं, जहां हर धर्म के लोग सुकून की तलाश में आते थे। लेकिन सल्तनत ने हमें सिर्फ जंग और सियासत के किस्से ही नहीं दिए, उन्होंने पत्थर पर अपनी एक ऐसी विरासत गढ़ी है जो आज भी दिल्ली की शान है। कुतुब मीनार जैसी आसमान छूती इमारतें उस दौर की कला, इंजीनियरिंग और ताकत की खामोश गवाह बनकर आज भी खड़ी हैं। तो आखिरी सवाल यही है, सल्तनतें तो ख़त्म हो जाती हैं, सुल्तान भी चले जाते हैं, लेकिन क्या उनकी विरासत भी ख़त्म हो जाती है? या फिर आज भी हमारी ज़िंदगी के कई पहलुओं में, शायद अनजाने में ही सही, हम उसी दौर की गूंज सुन रहे हैं जिसे सदियों पहले दिल्ली के सुल्तानों ने तराशा था? ज़रा सोचिएगा।